श्रोताओं, मैं मुकेश गंभीर, डायरेक्टर रेडियो भूज, आज एक ऐसी शख्सियत के साथ आपके सम्मुख उपस्थित हुआ हूँ जो बाय प्रोफेशन तो बतौर डाइटिशियन काम करती रही, लेकिन रिटायरमेंट लेने के बाद और होने के बाद मिसेस रेणुका यादव एक नए अंदाज से अपना रिटायरमेंट का समय व्यतीत कर रही हैं। उसके बारे में भी आपसे बात करेंगे, इसके बारे में भी करेंगे कि बीइंग डाइटिशियन उनका क्या अनुभव रहा है। तो सबसे पहले मिसेस रेणुका यादव का हम अपने रेडियो पे स्वागत करते हैं, आभार व्यक्त करते हैं कि आज अपने व्यस्त जीवन में थोड़ा सा समय निकाला रेडियो भूज के लिए और हमारे श्रोताओं से मुखातिब हो रही हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। थैंक यू वेरी मच, माय प्लेजर। ओके मिसेस यादव, पहले तो मैं ये चाहूँगा कि आप हमारे श्रोताओं को ये बताएं कि बतौर डाइटिशियन कितने साल आपने सरकारी हॉस्पिटल में काम किया और रिटायरमेंट कब आपकी हुई, आपने इसकी शिक्षा कौन से संस्थान से ली और कब आपने गवर्नमेंट सर्विस को ज्वाइन किया? हाँ, मैंने 1978 में गवर्नमेंट जॉब ज्वाइन करी जी। सिविल हॉस्पिटल भिवानी से मैंने स्टार्ट किया था अपना कैरियर। यस। एंड आई वर्क टिल 2015 व्हेन आई रिटायर्ड। ओके। सो इट इज ऑलमोस्ट 40 प्लस इयर्स। ओके। एंड आपकी एजुकेशन कहाँ से हुई? आई बेसिकली बिलोंग टू सोनीपत जी। आई डिड माई स्कूलिंग फ्रॉम देयर। हाँ जी। उसके बाद फिर दिल्ली में लेडी अर्विन कॉलेज है, ओके। वहाँ से पहले मैंने I suppose it's a very prestigious institute. yes, it is a very prestigious institute. हाँ. During that time, parents were very reluctant to send you to a hostel and places like that, but I did manage. Yeah. पहले मैंने वहाँ से BSc होम साइंस करा। Yes. और उसके बाद फिर मैंने ये न्यूट्रिशन में पोस्ट ग्रेजुएशन करी। Okay. And after that, I did my like we have to do internship in a hospital. Right. That I did from All India Medical Institute, Okay. Delhi. Okay. Then immediately I got a job. Okay. हालांकि उस समय इतना आसान नहीं था सरकारी नौकरी में जा पाना, but somehow I was lucky enough to get the job, and my first posting was in Bhiwani. Yes. I worked there for about 6-7 years. Then we got transferred to Faridabad. Right. And till my retirement, I kept on working at the same place. Okay. Okay. पहले हम आपकी सरकारी जॉब के बारे में, आपके बतौर डाइटिशियन के बारे में बात करते हैं। इतने वक्फे में, इतने एक्सपीरियंस के बाद, भिवानी में काम करने के बाद, हॉस्पिटल फरीदाबाद में काम करने के बाद, आपने क्या नतीजा निकाला है कि जिस तरह के पेशेंट्स आपके पास आते रहे और जिस तरह की डाइट रिलेटेड इर्रेगुलरिटीज़ हमें देखने को मिलती हैं, मैं ये जानना चाहूँगा कि अपने कैरियर के दौरान आप क्या लोगों को कोई डाइट चार्ट बना के देते थे, किस तरह से उनको गाइड करते थे और क्या लोग उनको फॉलो करते थे या नहीं करते थे? क्या आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस क्या रहा? अब इसके बारे में आपको ये बताना चाहूँगी, जब मैं भिवानी हॉस्पिटल में पोस्टेड हुई, परहैप्स आई वाज द फर्स्ट डाइटिशियन ओवर देयर। ओके। तो ये कॉन्सेप्ट ही नहीं था लोगों को कि Yes. कोई हमें खाने पीने के बारे में भी बता सकता है। हाँ, मतलब इसको वो डॉक्टरों की कैटेगरी में ना लेके, हाँ जी, मतलब न्यूट्रिशन की क्या वैल्यू है, Yes. इसके बारे में तो ध्यान ही नहीं था किसी को। एग्जैक्टली। तो मेरे को अपनी पहचान बनाने में वहाँ पर काफ़ी मुश्किल हुई। यस।
क्योंकि डाइट चार्ट और ये सब एकदम से इंट्रोड्यूस करना एक ऐसे अस्पताल में जहाँ पर लोगों को खाली दवाई के अलावा और कुछ नहीं मिलता था, बिल्कुल ये काफ़ी मुश्किल काम था जी। पर ठीक है, विद द हेल्प ऑफ ऑल द डॉक्टर्स एंड आवर एडमिनिस्ट्रेटर या हमने छपवाए, चार्ट्स छपवाए, लोगों जी। को बताना शुरू किया, एजुकेट करना शुरू करा। जी उस टाइम जो पुराने लोग थे ना, दे वर नॉट इजी टू चेंज यस कि घी अच्छा है तो सिर्फ घी अच्छा Exactly. है। हाँ, उसके Exactly. साथ अगर हम ये कहें कि फ्रूट्स वेजिटेबल्स की अपनी हाँ, अहमियत है हाँ। तो उनके लिए ये ज़्यादा चीज़, अब जैसे आजकल इतना ज़्यादा कर रहे हैं सब जगह की मोटा अनाज, वहाँ पर मोटा अनाज तो बेसिक थिंग वाज अवेलेबल, Yeah. लेकिन उसके साथ क्या क्या रिक्वायरमेंट थी, नोबडी वाज रेडी टू एक्सेप्ट। यस यस But then, yes, it did take some time. But by the time I left from there, people had started coming to me for consultation. यस हाँ जी, हमारा खाली नॉर्मल डाइट के ऊपर नहीं था हमारा फोकस। आवर फोकस वाज ऑन पीपल हु वर ओबीस या जिनको डायबिटीज़ थी, जिनका हाई ब्लड प्रेशर था, सफरिंग फ्रॉम, बिकॉज मोस्टली दोज पीपल विल कम टू द हॉस्पिटल। Yes, yes. तो डॉक्टर्स हमारे पास रेफर करते थे, फिर हम उनके लिए एक प्रॉपर डाइट चार्ट की, उनकी एज, हाइट, वेट, इस सब के हिसाब से उनको डाइट चार्ट बना के देते थे। फॉलो अप तो देखिए इंडिविजुअल है। Yeah. अभी भी आज की डेट में भी अगर मतलब जो आजकल टाइम चल रहा है, पीपल आर वेरी मच एजुकेटेड बट स्टिल यू नो फॉलो अप इतना 100% नहीं हो पाता डाइट के बारे में, बिकॉज वी हैव एल्डर्स इन द हाउस, वी हैव पीपल इंसिस्टिंग ऑन कि ये खा लो, एक दिन में कुछ नहीं होता एंड थिंग्स लाइक दैट। तो फॉलो अप हमारा इतना ज़्यादा नहीं रहता, बट स्टिल वी आर एबल टू डिलीवर गुड। मुझे मैम इस बात का अच्छे से याद है, सिंस मिसेस गंभीर वाज ए गायनेकोलॉजिस्ट, तो डिलीवरी के लिए जो भी लेडी आती थी वहाँ पे, उसके साथ ये बात जुड़ी हुई मिलती थी कि भाई कितने पीपे घी के वो जो है वो अपने साथ लाए हैं, मायके की तरफ से मिला है, ससुराल वालों ने दिया है। हाँ, तो मुझे अच्छे से याद पड़ता है कि वो इस बात का एक क्राइसिस बना रहता था। हाँ, और वहाँ पे डेफिनेटली आपका रोल बड़ा इम्पोर्टेंट एक्चुअली होगा। मैं मिसेस गंभीर की बात करती हूँ। हाँ, शी वॉज ऑल्सो प्रमोटिंग मी एट दैट टाइम। यस और वो मुझे अपने साथ बिठाती थी गायनी ओपीडी में, जहाँ पर बहुत सारी प्रेग्नेंट लेडीज आती थी, यस एंड 75% ऑफ देम डिड नॉट मीट द प्रॉपर न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट, राइट क्योंकि उन लोगों की डाइट में ना आयरन की बहुत ज़्यादा कमी होती थी, ना ग्रीन वेजिटेबल्स खाना, ना फ्रेश फ्रूट्स, इन सब चीज़ों की तो बहुत, और ना ही प्रॉपर उनको मिल्क और ये सारी चीज़ें मिलती थी। तो मैं वहाँ पर बैठ के हर एक को इंडिविजुअली समझाती थी कि क्या क्या खाना खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। पर वही मैं आपको जैसे पहले भी बताया है कि बड़ों का इतना ज़्यादा प्रेशर होता है, कई दफ़ा इसकी पूर्ति हो पाती है, कई दफ़ा नहीं हो पाती। ठीक बात। So like you know it all keeps on going, but in government this thing still they give iron tablets to cope up with all that with the diet. Yes. मिस यादव, क्या आप मुझे इस बात को स्पेल आउट कर सकते हैं क्लियरली कि एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग्स को, चाहे उसमें लेडीज हों जेंट्स हों, उनको एक बैलेंस्ड डाइट के लिए डे टू डे लाइफ में किन चीज़ों का सेवन करना चाहिए और किन किन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए? हाँ, बिल्कुल बता सकती हूँ। इसके लिए ना मैं आपको बड़े मैथोडिकली बता देती हूँ ताकि कैलकुलेशन में बड़ी आसानी हो। बेसिक जो हमारा खाना है टू बी बैलेंस्ड, बैलेंस मीन्स संतुलन हर चीज़ में। इस तरह से कैलोरीज, फैट्स, प्रोटीन्स और सब चीज़ें शामिल होनी चाहिए कि हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट पूरी हो, राइट। उसके लिए हम पूरे फूड ग्रुप को 5 उसमें बांटते हैं। सबसे पहले तो हम लेते हैं अनाज। अनाज में ये सारी चीज़ें आ जाएंगी, जैसे चावल है, रोटी है, बाजरा है, मक्का है, मतलब ऑल दीज थिंग्स कम इन अनाज। सेकंड ग्रुप इज पल्सेस। पल्सेस मीन्स सारे किस्म की दालें, राजमा और ये अपने मटर, ये भी दालों में ही आ जाते हैं, सोयाबीन, ये सारे सेकंड ग्रुप में आ गए। थर्ड ग्रुप इज मीट एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, वी मिक्स देम।
वी मिक्स देम इन द सेम ग्रुप, Okay. क्योंकि वो ये जैसे सीरियल्स हैं वो ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स देते हैं, पल्सेस दे गिव यू प्रोटीन्स मोर. जो ये वाली कैटेगरी है मिल्क एंड मीट प्रोडक्ट्स, दे गिव यू हाई क्वालिटी ऑफ प्रोटीन Okay. प्लस कैल्शियम एंड ऑल दीज थिंग्स. ठीक है, Okay. ये एक तीसरा ग्रुप है. चौथा ग्रुप है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, जिसमें फ्रूट्स में भी दो तरह के फ्रूट्स हम काउंट करते हैं. एक सिट्रस फ्रूट्स होते हैं जो जैसे ऑरेंजेस और इस मौसमी हो गई, ये सारी चीज़ें, और बाकी जो अदर फ्रूट्स. ठीक है. और दूसरे फ्रूट्स, दूसरी चीज़ होगी वेजिटेबल्स. वेजिटेबल्स में भी तीन तरह की वेजिटेबल होती हैं, एक ग्रीन लीफी, एक बाकी सारी सब्जियां, और तीसरी है रूट्स एंड ट्यूबर्स, यानी कि आलू, शकरकंदी, जिमीकंद, ये जो ज़मीन के नीचे होते हैं, दे आर कॉल्ड रूट्स एंड ट्यूबर्स. Okay. ये हो गया हमारा चौथा ग्रुप. Okay. अब पांचवा जो ग्रुप है दैट इज ऑयल्स एंड शुगर्स. Okay. ठीक है, ऑयल्स में मतलब ऑल काइंड्स ऑफ घी, बटर, या जो भी हम कुकिंग ऑयल यूज़ करते हैं, सरसों का तेल, ऑलिव ऑयल, कुछ भी. और शुगर में चीनी, गुड़ और ये सब. तो हमारे बेसिकली 5 फूड ग्रुप्स हैं. Okay. अब एक संतुलित आहार के लिए, फॉर अ बैलेंस्ड डाइट, वी शुड हैव all the things in one day from all these groups. Okay. अब इसका भी एक proportion है. से कितने % calories should come from cereals, some percentage should come from pulses, बाकी fruits and vegetables, उसके बाद कुछ milk products, ये certain percentages हैं. तो जो मोटे मोटे तौर पे मतलब टू टेल टू अ कॉमन मैन, आई विल स्पेसिफाई, जैसे फॉर अ लेडी 1800 कैलोरीज डाइट, एक नॉर्मल लेडी जिसका हद कद बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी नहीं है, एंड दे डू नॉर्मल वर्किंग, दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग एक्स्ट्रा, 1800 कैलोरीज इज सफिशेंट, राइट. तो उसमें तकरीबन 250 से 300 ग्राम तक उनको अनाज ले लेना चाहिए. 50 ग्राम्स के करीब उनको दाल ले लेनी चाहिए. आधा किलो दूध, 500 ml ऑफ मिल्क इन डिफरेंट वैराइटीज से, उसमें से दही भी ले सकते हैं. अगर पनीर ले लिया है तो दूध कम कर सकते हैं. Okay. और अगर यही दूध कम लेना चाहते हैं तो कोई नॉन वेजिटेरियन प्रोडक्ट उसमें, सपोज यू ऐड एग और चिकन और समथिंग, तो मिल्क की क्वांटिटी कम करी जा सकती है. दिस इज थर्ड ग्रुप. नाउ फोर्थ ग्रुप इज फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स. तकरीबन 200 ग्राम सब्जी और 200 ग्राम फ्रूट, बट इट शुड बी मिक्सड. लाइक सब्जियों में भी 100 ग्राम के करीब ग्रीन लीफी से आनी चाहिए, और बाकी अदर वेजिटेबल्स. Okay. ठीक है. और ऐसे ही फ्रूट्स में भी सिट्रस फ्रूट भी ज़रूरी है, वो भी लेना चाहिए, और बाकी अदर फ्रूट्स. Okay. ये हो गया. नाउ फिफ्थ ग्रुप इज घी एंड शुगर. दिस इज बेसिकली फॉर द कैलोरीज. ठीक है, ज़्यादा. तो इसमें हम देख लेते हैं इफ समबडी इज लाइक हैविंग ओवरवेट और समथिंग, तो उसको हम फैट्स कम कर देते हैं, पर फिर भी थोड़ा बहुत ज़रूर लेना चाहिए, क्योंकि हर चीज़ की डाइजेस्टिबिलिटी डिपेंडेंट ऑन ईच अदर. लाइक एंड इवन फैट्स आर गुड इन द सेंस दैट जो हमारे कुछ वाइटामिन्स हैं सिर्फ फैट्स में ही मिलते हैं, जैसे विटामिन ए है, डी है, दे आर फैट सॉल्युबल विटामिन्स, यू वोंट गेट देम इन वेजिटेबल्स, राइट. सो इस तरह ये सारी चीज़ें इतनी ले लेनी चाहिए. तो तकरीबन 2 से 3 चम्मच इन अ लेमैन्स लैंग्वेज, 2 से 3 चम्मच ऑयल और 2 से 3 चम्मच शुगर. दिस शुड बी एवरेज for a normal person. Okay. Now this keeps on changing with this thing in increase in height, weight, because And your age. requirement keeps on changing. ठीक है. So this is the basic thing which everybody should have. Okay. रेणुका जी, मुझे ये बताएं कि आजकल all of a sudden, particularly among our age group people, this concept is coming up that don't have chapatis of normal wheat. Another don't have milk the way we have been taking so far. So what is the reason for that? Is there some new researches which have been made like that? मैं तो इस चीज़ को फैड ही समझूंगी. मतलब I don't think it is a very good thing which is coming, because you know the new generation basically is not having these mota anaj.
I mean, our timings we used to have this only. Yes. Like in winters हमारे घर में मक्के की रोटी, बाजरे की रोटी, Yeah. ये सारी बनती ही थी रूटीन Yes. में. Yes. एंड हम लोग राइस ईटर्स नहीं थे. हाँ. और हम लोग मैदा वगैरह और ये सब भी प्रोपेगेट नहीं करते थे. इसलिए हमने तो इन चीज़ों पे स्ट्रेस नहीं डाला. क्योंकि आज की जनरेशन दे आर मोर इंक्लाइंड टूवर्ड्स द रिफाइंड सीरियल्स, है ना. उनको बर्गर खाने हैं, उनको चाउमीन खानी है या ऐसी चीज़ें खानी है जो सिर्फ मैदा बेस्ड है. तो इस वजह से जो डाइटिशियंस हैं दे पुटिंग मोर स्ट्रेस ऑन these kind of But cereals. what is your opinion? I think mixed kind of cereal is always good. It is not that we should not have wheat. Yeah. Right? We have been surviving for such Yes. a long time. Yes. Our parents, they were quite, aged and all fit. Yeah. They were having wheat only. Yes, yes. So I don't think so ki there is anything bad. But still, we do propagate that mixed cereal is always the best. Right. We should like have some rice also, Okay. something, yeah. And prop- what about milk part? Milk part, I don't know. According to me, like my opinion is ki milk should be taken. Yes. Yes, but now people are turning vegan. So for vegan people, they say that any product which is related to animals should not. And even in Ayurveda, they have been propagating for a long time that should not be taken. Now, in my view, milk is fine because it is like children grow on milk. Yeah. So, like for us also, it is good. We have no problem in having milk. But those who want to avoid can shift to the vegan type of milk. Say, you have soybean milk available in the market these days. You have even like this They prefer almond milk more- also. Cow milk is better than Cow milk is buffalo? better in the sense because it is more near human milk. Okay. Like the concentrate, like calories part and kind of protein it has, cow milk is more near the human milk. Right. So and this thing buffalo's milk is rich in fat. That is why they want to avoid. But that should not be avoided for everyone. Right. Only for the people who don't need fat. Okay. Well, now people who are doing wrestling or those who are doing hard work, for them even if they're having full cream milk, Yes. it's not much of a problem. Yes. रेणुका जी, कितने साल आपने बतौर डाइटिशियन काम किया? 22 और 15, 37 एंड उसके पहले जो इंटर्नशिप वगैरह करी. ओके. मैं आपसे ये बात जानना चाहता हूँ. डॉक्टर यादव भी रिटायर हुए, हम भी रिटायर हुए. बट आई केम टू नो दैट आफ्टर रिटायरमेंट you are pursuing altogether different hobbies now. Yeah. Huh? First of all, I would like to understand, this is for our audience as well. Okay. Because normally people, they get retired and after that they don't understand what to do now. So since you have chosen a offbeat line, you are not following that part which you have, for which you have been working for 34 years or so. What is the reason for that? Let me tell you. Something very personal I am No. asking. Yeah. Actually, when I was working in the hospital, Yeah. like there was only one post for the Okay. dietitian. Okay. There were about 50 doctors and one post of a dietitian. Right. And many young girls would come up to me, asking, "Ki ma'am, what is the way to get into this job or something?" So I always used to feel that like we're not creating chance for the young people. So even like after retirement, I did join a private clinic. I started going to Apollo Clinic, and when I used to go there, some young girls would come asking, "Ma'am, how could you get in there?" Now I had a lot of experience, so they kept me. So I always felt, why shouldn't we give chance to younger children now? Okay. Yeah, because they are more enthusiastic and they have more energy than me, and I have had enough of it. Okay. So, and I was always fond of music earlier. Yes. I could not pursue certain things during the job because of this lack So of many time and engagements. yes, the music also and exercise also. Achha. Like I have always been like into sports and when I was young, but I could not pursue it later on.
So after that, I thought I'll only pursue with my hobbies. Okay. That is why I got into music, and I do yoga, and sometimes I keep on shifting actually. I Okay. don't stick to one regime of exercise. Like I initially started with the gym. When I got bored, I started doing Zumba. That was very interesting. Actually, that was swaying with the dance, music, and all that. Okay. So music, since it is in me, so I used to enjoy that also. Right. So, may I understand what sort of music now you are doing it and working on that? We actually go in for ragas. Okay, Yes. okay. So all the swars You are and going to some professional yeah, I'm going to a Yeah. professional teacher. teacher. She is Mrs. Radha. She is Radha Sharma. Yes. यहाँ पर 14 sector One में of the सिखाती very prominent person. Yeah, yeah. Yes. She has about 70-80 students with her. Yeah. So since I am like a senior citizen, so we have a different batch. Yes. But we do compete with the younger lot. Okay. हाँ, no problems. Of course, हमारा स्केल वगैरह उतना हाई नहीं जाता, पिच इतनी हाई नहीं जाती जितना यंग बच्चे कर पाते हैं. But learning capacity is more at this age. So I enjoy it. मैं रेणुका जी ये जानना चाहूँगा, a lot many senior citizens, rather lot many retirees would like to join such type of hobbies or taste which they could not pursue during their career time. What do you say to them? I think Should they go for this thing, or of course they should. why? Like, Why? actually, music is such a divine thing. You almost meditating. Like if you're doing riyaz or you are doing ragas, you Yes. so much close to the God. So I think in this age group, such things are very beneficial. And like when you're doing something, you're concentrating, and so many mental problems are solved if you are like devoting your time on music. That's what I feel. And not everybody can be interested in music alone. Yes. So there are so many other activities, whatever they are interested in can do. Yeah. If not vocal, you can even go in for the instrumental part. Yes. Like instrumental, you don't need a voice. You only need to, know this thing. You are absolutely right. I think we get life only once in this world, and in this life period, if in the earlier part somebody is not able to pursue his hobbies or tastes, he or she must go for This following. is the best period because Yes. you have less responsibilities of children, and Yes. so you can But devote more then time. you have to hear these things from the people around कि भाई आपको क्या मिल क्या रहा है, what you are getting out of it. I think nowadays everybody supports you with this time. Like my husband and my children, they are all very happy about this. Yes, Because they feel that I am passing my time in a very useful way. Yeah. I don't trouble them. Because if I wasn't doing something, I would always Yeah. I will always complain about things. Yes. Yes. You know, at times I feel, because this sort of question is being asked to me as well, तो मैं उनको अपनी शायरी के अंदाज में ये जवाब देता हूँ कि मेरी शायरी मुझको सुकून देती है और रग रग में मेरे नया खून देती है. नाउ दिस इज द लाइन विच आई वांट टू स्पीक फॉर यू एज वेल, कि दुनिया तलाशती है दौलत में, मुझको अल्फाज में ये जनून देती है. तो बात ये है, very nice. शायरी हो, म्यूजिक हो, योगा हो, या कोई भी चीज जो आपको जनून देती है, उसमें ज़रूरी नहीं है कि आपको फाइनेंशियली कुछ गेन हो. उसमें ज़रूरी ये होता है कि आपको भीतरी जो सुलेस है वो मिल रहा है या नहीं मिल रहा. तो फ्रैंकली स्पीकिंग, मैं तो खुले में इस बात के लिए आपको साधुवाद देता हूँ, और उतना ही साधुवाद परिवार के सदस्यों को देता हूँ
जो आपको इस काम के लिए सपोर्ट कर रहे हैं और आगे बढ़ने के लिए बढ़ावा दे रहे हैं। थैंक यू सो मच। यस, थैंक यू। तो अब आपने इतना रिटायरमेंट के बाद का टाइम अच्छे से म्यूज़िक में लगाया, तो मैं ये सोचता हूँ कि मेरे सुनने वाले ये चाहेंगे कि हाथ कंगन को आरसी क्या वाली बात होनी चाहिए। कुछ ना कुछ आप कोई गज़ल, वैसे भी आप पहले भी अच्छा गाती थी, अब तो और ट्रेंड हो गई होंगी, तो कुछ ऐसी गज़लें, कुछ ऐसे गीत, पंजाबी गीत विशेष तौर पर कुछ आप सुनाइए, जिससे मैं ये समझता हूँ हमारे सुनने वालों को लगे कि वाकई रिटायरमेंट के बाद ये हॉबी फॉलो कर लेना अपने आप में बहुत सुखद और प्लेजेंट है, सिर्फ अपने लिए नहीं, अपने पूरे परिवार, अपने पूरे समाज के लिए। जी चलिए मैं आपको 2 लाइन सुनाती हूँ। हाँ, बेशक 2-2 लाइनें करके। जगजीत सिंह जी की गजल है। मुझे please. बहुत अच्छी लगती है। एग्जैक्टली। आई होप एवरीबडी विल लाइक इट। या प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है। बहुत खूब। प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है। नए परिंदों को उड़ने में वक्त तो लगता है। प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है। बहुत खूब, बहुत खूब। अक्सर बहुत पुराने फिल्मी गीत भी आप गुनगुनाते रहे हैं, उनका भी कोई नमूना हो जाए, और इसके बाद पंजाबी गीत और सुनना है आपसे। हाँ, प्लीज। आपके जो है ना दर्शक वो ये कहेंगे कि ये लाए तो डाइटिशियन को थे, ये क्या हो रहा है। यही बात हम दिखाना चाहते हैं और बताना चाहते हैं कि जीवन के किसी भी मोड़ पर अगर आप अपने गुजरे हुए वक्त की हॉबीज को दोबारा परसू करते हैं तो वो आपके लिए भी सुखद अनुभव होता है और आसपास के लिए भी सुखद रहता है। पंजाबी गाना ठीक है। सानू नहर वाले पुल ते बुला के, सानू नहर वाले पुल ते बुला के ते खौरे माही किते रह गया। साडी अखां विचों निंदरां उड़ा के, साडी अखां विचों निंदरां उड़ा के ते खौरे माही किते रह गया। उड़दा दुपट्टा मेरा मल मल दा, दिल उत्ते जोर चन्ना नहीं हो चलदा। उड़दा दुपट्टा मेरा मल मल दा, दिल उत्ते जोर चन्ना नहीं हो चलदा। आवे ते मनावांगी मैं हाथ जोड़ के, चन्ना मैं तू गुस्सा कीता केड़ी गल दा। साडे पैरां विच बेड़ियां पा के, साडे पैरां विच बेड़ियां पा के ते खौरे माही किते रह गया। सानू नहर वाले पुल ते बुला के, सानू नहर वाले पुल ते बुला के ते खौरे माही किते रह गया। बहुत खूब, बहुत सुंदर। डॉक्टर यादव, आपकी पसंद का एक हिंदी पुराना फिल्मी गीत, 2 पंक्तियां ही सुनाएंगी लेकिन आपकी फरमाइश बताइए। आप बताएंगे या अपनी मर्जी से गाएंगे? अच्छा, चलिए जी। डॉक्टर साहब को ये वाला गाना बहुत पसंद है, वैसे मैंने बहुत दिन से गाया नहीं है। आई डोंट नो हाउ आई विल। कोई बात नहीं, आप फिर अगर इनको पसंद का गा रही हैं तो ज़्यादा अच्छी बात है, बताइए। सुन मेरे बंधु रे, सुन मेरे मितवा, सुन मेरे साथी रे। होता तू पीपल मैं होती अमर लता तेरी, होता तू पीपल मैं होती अमर लता तेरी। तेरे गले माला बनके पड़ी मुस्काती रे। सुन
सुन मेरे साथी रे, सुन मेरे बंधु रे, सुन मेरे मितवा, सुन मेरे साथी रे। बहुत खूब, आई थिंक बहुत सुंदर, अति सुंदर। रेणुका जी, मैंने डॉक्टर यादव का भी इंटरव्यू लिया। उनका इंटरव्यू लेते हुए मैं ये सोच रहा था कि जब आपका इंटरव्यू मैं करूँगा, एक एस्पेक्ट आपका बीइंग डाइटिशियन के तौर पर किया गया, दूसरा एस्पेक्ट आपका म्यूज़िक में शौक से रिलेटेड किया गया, लेकिन एक बहुत प्रोमिनेंट रोल जो आपने अपनी ज़िंदगी में अदा किया है उसके बारे में भी थोड़ी सी बात करेंगे। और वो प्रोमिनेंट रोल है जिस ढंग से आपने अपने दोनों बच्चों का लालन पालन किया है। आज आपके बेटे की बात सुन के एवरीबडी फील्स प्राउड ऑफ। आज वो अमेरिका में है, जिस तिथि में है, जिस प्रोमिनेंस को उसने प्राप्त किया है, ऑफ कोर्स आप दोनों का योगदान ट्रिमेंडस है, लेकिन अक्सर इस मामले में मदर का रोल ज़्यादा प्रोमिनेंट माना जाता है। मैं ये जानना चाहूँगा, थोड़ा सा आप अपने बेटे के बारे में बताएं कि वो किस पोजीशन पर है, क्या क्या उसने अचीव कर लिया है, और हमारे इंडियंस के लिए, हमारे साथियों के लिए, दोस्तों के लिए वो कितनी प्राउड की बात है, उसके बारे में मैं आपसे जानना चाहूँ। हमारा बेटा है प्रणव यादव, वो यहाँ से स्कूलिंग तो उसने यहीं फरीदाबाद से करी थी, DPS से 10th तक उसने यहाँ करी। पर वो शुरू से ही वॉज वेरी ब्राइट। मतलब ही वॉज ब्राइट इन द सेंस कि नॉट फ्रॉम द मार्क्स पॉइंट ऑफ व्यू, बट अदरवाइज ही वुड आस्क सच इंटेलिजेंट क्वेश्चंस। इवन इफ ही वेंट टू अ ट्यूटर जहाँ पर वो जाता था, तो वो मुझे हमेशा यही कहते थे कि वो ये ना ऐसे कान को हाथ नहीं लगा के ऐसे लगाता है। मतलब ही वुड कम अराउंड सेम सम वेरी डिफरेंटली, एंड लाइक वो कहता था कि आप बताइए इसमें प्रॉब्लम क्या है, बिकॉज मैंने तो इसको सॉल्व कर दिया और इसका ये भी ठीक है। और वो टीचर कहते थे कि तुम जो एक फार्मूला लगा सकते थे तुमने 10 लगाए इसमें। बट देन ही वॉज लाइक दैट, ही वॉज ऑलवेज वेरी इंक्विजिटिव एंड सन ऑफ डॉक्टर यादव। Yes. उसके बाद 10th 11th में आते ही उसने कुछ वो दिया था, सिंगापुर एयरलाइंस वाला कोई एग्जाम, और अपने आप ही ढूंढ के लाता था वो। ये सारी चीज़ें ना, सो ही गॉट सिलेक्टेड। हाँ, SIA स्कॉलरशिप है, सिंगापुर एयरलाइंस वाले देते थे उस टाइम फॉर फर्दर स्टडीज इन सिंगापुर। So he was selected. When he was selected, we were quite we were unsure whether to send him or not, because he was just 15 and a half. And at that stage, kids are growing up, especially males. बच्चों को डर लगता है गलत कंपनी में ना फंस जाए। So one day his father took him, for this thing and tried to tell him कि बेटे drugs ये वो ऐसे नहीं। तो he told him, Papa, if you are not satisfied sending me, please आप अपना वो बंद कर दीजिए, मैं यहीं पे ही रहूँगा, बट यू हैव टू हैव अ फेथ इन मी। सब जगह सब कुछ होता है, तो आप देख लीजिए। एंड वी सेंट हिम, एंड ही इज़ डन सो वेल। आफ्टर 12th वहाँ से उसको वहाँ USA जाने के लिए ही गॉट 100% स्कॉलरशिप। या नॉट ओनली द फी बट बोर्डिंग लॉजिंग ऑल्सो। लाइक इट डिडंट हैव, हम तो गवर्नमेंट सर्वेंट थे, अगर हमें अपने पैसों से उसको USA में पढ़ने के लिए भेजना होता तो पॉसिबल नहीं था। ही वेंट ऑन हिज ओन एंड ही ट्रिपल मेजर्ड। लाइक हम जनरली 1 या 2 से ज़्यादा मेजर सब्जेक्ट्स वो देते ही नहीं है USA में, लेकिन इसने 3 सब्जेक्ट्स में मेजर किया। दैट इज एंड वेरी डिफरेंट सब्जेक्ट्स, मैथ्स, इकोनॉमिक्स एंड फिजिक्स, जो जिनका आपस में भी कोई रिलेशनशिप नहीं है। And during his last year, he got internship into a very good investment bank company, Goldman Sachs. It's a very famous thing. तो वहाँ उसको internship मिली। Internship के दौरान ही they offered him a job. So he started working there,
He was doing very well. Yeah. In fact, his bonus would be more than his salary. अच्छा, It was that good. okay. But somehow he was not much satisfied with that job because he said it is a desk job and ज़्यादा explore करने को नहीं मिलता है, things like that. So he got into another company, which is he's a global CEO now. Yes, I remember my daughter, who happened to be perhaps his class fellow. One day she saw me one very good magazine, very prominent magazine, in which his photograph appeared. Yes. So I also felt He was delighted. into Forbes. Yeah, Forbes का exactly. 30 under 30. Yeah. He was amongst the 30 people under 30. So he had started doing very well there. Now he's the global CEO Okay. and doing very good. Yes. I think both of you really deserve congratulations for his success and your nourishment for that matter. So a little about your daughter as well. Yeah. Our daughter did her first. She did her engineering in computer science. Yeah. Then she went to Australia, Sydney. She did her MBA from there. Right. After that, she has worked in all the good multinationals here, Accenture and Wipro. Yes. Then she got married. Yes. हाँ, Deloitte में तो वो वहाँ जाके करी ना. Then she got married, went to London. हाँ. London में भी She is जाते. married to a doctor. No. अच्छा, No. Mr. He is also Kapoor. in the same. Yeah, No. ठीक He's है. Mr. Malik. हाँ. तो वहाँ पर जाते ही उसको 5-6 महीने में she got a job. First she was in Deloitte. Okay. And now also she is in the first 5 जो कंपनी होती हैं. कौन सी है उसकी अब? Young Descendants. हाँ. EY. Okay. EY. EY. Ernest She's the and- director now. Okay. Okay. So she is also doing very well. तो श्रोताओं, मेरा ये प्रश्न करने का पर्पस डेफिनेटली ये था कि आपको ये बात रूबरू सुनाई जाए कि जो लोग अगर अपने कैरियर में आगे बढ़ते हुए अपने कुछ हॉबीज़ को छोड़ते हैं या पेंडिंग कर देते हैं, उसके एवज में अपने बच्चों पर मेहनत करके वो ज़िंदगी में जो हासिल करते हैं उसका नमूना मैं मिसेस यादव के मुख से आपको सुनवा रहा था। तो साथियों, इन्हीं शब्दों के साथ हम मैडम यादव का आभार व्यक्त करते हैं कि इन्होंने समय निकाला, हमसे खुल के सारी बातचीत की और अपने परिवार के नरिशमेंट की पूरी कहानी हमारे सम्मुख रखी। मैं समझता हूँ हमारे श्रोताओं के लिए ये एक बहुत प्रेरणादायक कपल है जो इस बात के लिए एक उदाहरण प्रस्तुत करते हैं कि ना केवल अपने कैरियर में बल्कि अपने बच्चों के कैरियर में पूरा योगदान दे के अलर्टनेस के साथ उनकी शिक्षा में उनको आगे बढ़ाया और आज वो दोनों बच्चे कितने अच्छे से सेटल्ड हैं और हर इंडियन उनके बारे में प्राउड महसूस करता है। ऑफ कोर्स ये माँ बाप तो करते ही हैं, हम जैसे लोग जो इनकी दोस्त यारों की कैटेगरी में आते हैं वो भी गर्व महसूस करते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ हम पुनः मिसेस यादव का आभार व्यक्त करते हैं, धन्यवाद देते हैं कि आज हमसे रूबरू होके इन्होंने बात की। बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत My pleasure. My pleasure.